प्राचीन भारत का इतिहास, ये आपका एनसीईआरटी सार संग्रह 6 से लेकर 12 तक का ये आपका एनसीईआरटी सार संग्रह है। आज का पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। इस बुक से सभी एग्जाम में प्रश्न हूबहू आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र का घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। अगला पॉइंट है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? सही आंसर है राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, उत्कीर्ण चिह्न वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? सही आंसर है आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। अगला फैक्ट है, भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर है डॉक्टर प्राइमरोज को। अगला फैक्ट है, भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट का। अगला प्रश्न है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? सही आंसर है इन तू। अगला प्रश्न है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है एपिग्राफी यानी अभिलेख शास्त्र। अगला फैक्ट है, लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? सही आंसर है हाथी गुफा अभिलेख से। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? सही आंसर है B.A. स्मिथ ने। अगला है हिस्ट्री। हिस्ट्री कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी तक को क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसमें नहीं है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध प्राग ऐतिहासिक काल में। दूसरा हो गया आध ऐतिहासिक काल। यह 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को आध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु पढ़ा नहीं गया है। कौन सा काल का लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया है? आध ऐतिहासिक काल। अगला है तीसरा ऐतिहासिक काल। ये 600 ईसा पूर्व से आगे तक के काल को ऐतिहासिक काल कहा गया है। इसमें पुरातात्विक एवं सात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। अगला फैक्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। अगला फैक्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? सही आंसर है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अगला प्रश्न है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? सही आंसर है वैवस्वत मनु। अगला फैक्ट है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश। अगला फैक्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। अगला फैक्ट है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से। फैक्ट है,
कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। अगला फैक्ट है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। अगला फैक्ट है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। अगला फैक्ट है खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं ओर। अगला फैक्ट है नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। अगला फैक्ट है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? सही आंसर है मनु स्मृति। अगला फैक्ट है शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? सही आंसर है मनु स्मृति। अगला फैक्ट है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा जाता है? सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया। भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसाहिस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। अगला फैक्ट है पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। अगला फैक्ट है पुरा अवशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? सही आंसर है डार्विन को। पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। अगला फैक्ट है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? सही आंसर है रेहला। अगला फैक्ट है हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? सही आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित था। प्रमुख अभिलेख और इनके शासक, ये आपका अभिलेख है, ये आपका शासक है। इससे आपका एक प्रश्न अवश्य ही हिस्ट्री में पूछा जाता है। हाथी गुफा अभिलेख कौन सा शासक था? कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख का शासक कौन था? गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्र दामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बंगाल शासक विजय सेन। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंद गुप्त। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। अगला फैक्ट है हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? CU की। अगला फैक्ट है अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? सही आंसर है अल-बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। प्रश्न पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। भारत में किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और तुगलक ने उसे क्या नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था।
अगला फैक्ट है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य का। अगला फैक्ट है, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। अगला टॉपिक है, चीनी लेखकों का वर्णन। ये आपका लेखक है, ये आपका काल दिया हुआ है, समय, ये रचना, ये यात्री विवरण। फाहियान 399 से 414 ईस्वी, रचना कौन सा रचना था फाहियान के द्वारा? भारत दशा का विवरण। प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया है। दूसरा लेखक है हेन सांग, इसका समय है 629 से 645। हेन सांग का रचना का नाम क्या है? सी यू की। हेन सांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। अगला लेखक है इत सिंह, 673 से 675 ईस्वी तक। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्रियों को नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईसा के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कब मिलता है? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। पाषाण काल कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के काल को नव पाषाण काल कहते हैं। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर है रॉबर्ट ब्रूस हुड को। अगला फैक्ट है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल। अगला फैक्ट है, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का। अगला फैक्ट है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। अगला फैक्ट है, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। अगला फैक्ट है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? सही आंसर है हथनौरा, नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है मेहरगढ़। अगला फैक्ट है, जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? सही आंसर है कालीबंगा से। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? सही आंसर है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला फैक्ट है, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है मेहरगढ़। अगला फैक्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। अगला फैक्ट है, प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? सही आंसर है कुत्ता। अगला फैक्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? सही आंसर है मध्य पाषाण काल से। अगला फैक्ट है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? सही आंसर है नवपाषाण काल में।
अगला फैक्ट है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? सही आंसर है जौ। अगला फैक्ट है, चारकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग से। ताम्रपाषाण कालीन स्थल इनाम गांव किस राज्य में है? महाराष्ट्र। कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिला है? इनाम गांव, महाराष्ट्र राज्य से। अगला है, दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कलश सावधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल कहाँ से मिला है? दैमाबाद, महाराष्ट्र से। अगला है, नौदा टोली किस राज्य में है? महाराष्ट्र। इसका उत्खनन HD सांकिलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? नौदा टोली, महाराष्ट्र से। नेवासा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों का प्रमाण मिला है। ताम्रवती कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। अगला फैक्ट है, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। अगला फैक्ट है, ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। अगला फैक्ट है, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? सही आंसर है सराय नाहर राय से। अगला फैक्ट है, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सूतकांगेडोर, हड़प्पा, कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित हैं? मध्यपाषाण काल से। अगला फैक्ट है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। अगला फैक्ट है, भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? महदहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय महाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से। नवपाषाणकालीन स्थल, ये आपका स्थल है, ये आपका राज्य है। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। कब्रों के मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम।
अगला स्थल है गुफ कराल, कहाँ स्थित है? कश्मीर में। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृद भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा और हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुफ कराल, कश्मीर से। अगला स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची मिट्टी के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़। अगला स्थल है महदाह, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती, पशु बाड़ा के भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? महदाह। अगला है कोलडीहवा, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जौ धान की खेती भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। संगन कल्लू कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। अगला स्थल है पिक्कलीहल, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। राख के ढेर और निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है सारू तारू, कहाँ स्थित है? असम में। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? असम। सारू तारू। अगला है चिरांद। चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार में। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हुए हैं। अगला स्थल है दाओजली, कहाँ स्थित है? असम में। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ है? दाओजली, असम से। नौदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकिलिया ने किया था। नौदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। वैदिक काल। पहला प्रश्न है वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर है ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितना है? 10 मंडल और सूक्त की संख्या कितना है? 228 सूक्त। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है तीनों वेदों के लिए। त्रयी किसके लिए यूज होता है? तीनों वेदों के लिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होता है? यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? सही आंसर है अथर्ववेद। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? सही आंसर है भारतीय दर्शन परंपरा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कंठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? केकई के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद से। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? अस्किनी नदी। अस्किनी नदी का पहचान किस रूप में होता है? चिनाब नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सा है? सिंधु नदी। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। आधुनिक नाम ये है प्राचीन नाम। गाय का प्राचीन नाम क्या है? अधन्या, जिसका वध न हो। राजा का प्राचीन नाम क्या है? गोपा। अतिथि का प्राचीन नाम क्या है? गोहंता या गोहन। धनी व्यक्ति का प्राचीन नाम क्या है? गोमत। युद्ध का प्राचीन नाम क्या है? गविष्टि, गेसु या गम्य। पुत्री का
प्राचीन नाम क्या है? दुहिता। अनाज का प्राचीन नाम क्या है? धान्य। मरुस्थल का प्राचीन नाम क्या है? धनव। उपजाऊ भूमि का प्राचीन नाम क्या है? उर्वरा। पशुचारण योग्य भूमि का नाम क्या है? खिल्य। हल से बनी नालियाँ को क्या कहते हैं? सीता। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? साम वेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं के राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? सिक्के के लिए। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। ये है आपका वेद। ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, आरण्यक, अज्ञेता, उपवेद। ऋग्वेद को ब्राह्मण में कौशिकीय या इतरेय कहा जाता है। ऋग्वेद का सूक्त कितना है? 228 मंत्र। यजुर्वेद को ब्राह्मण में तैत्तिरीय या शतपथ कहते हैं। सामवेद को ब्राह्मण में पंचविंश, इसे पांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें सूक्तों की संख्या कितना है? 1875। अथर्ववेद को ब्राह्मण में क्या कहते हैं? गोपथ, इसमें सूक्तों की संख्या कितना है? 6000 मंत्र। अगला फैक्ट है, पारसियों का ग्रंथ जिंद अवेस्था में किस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है? वह असुरों का देवता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोग जकोई अभिलेख। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग एवं मगध। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि और कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी, रावी नदी। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ऋग्वैदिक नदियाँ। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? ब्यास। दृश्यद्वती को घग्गर कहते हैं। क्रुभु को कुर्म, कुंभा को काबुल, सदानेरा को गंडक, अस्किनी का चिनाव, शतुद्री का सतलज, गोमल का गोमती, सिंधु को सिंध, सरस्वती को घग्गर, सुषोमा को सोहन, सुवास्तु को स्वास्थ्य। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। जीविकोपार्जन हेतु वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक
क्या कहलाता था? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तोमा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीत्मा और नदियों की माता की संज्ञा दी गई है।